हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज हम लोग जो है भारती भवन पुस्तक जो है आपकी रसायन शास्त्र का बच्चों पहला जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका खाली जगह, इसका सारा ऑब्जेक्टिव और ट्रू और फॉल्स यानी कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य, ये सब सारा सॉल्यूशन कर लिया था। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है उन सब का सॉल्यूशन नहीं किया है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के भारती भवन वाले सीरीज में जाकर के आप लोग सारा चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न कह रहा है रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और उसके बाद इसका उदाहरण देने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। रासायनिक समीकरण कहते हैं वैसा समीकरण जिसमें जो है अभिकारकों यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और प्रतिफलों को उसके संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से दर्शाना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर इसका आपको उदाहरण देना है बच्चों तो आप लोग डायरेक्ट दे सकते हैं H2 + Cl2, ये मिलकर के बना देगा आपका HCl। तो ये आपका हो गया आपका रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो आइए देख लीजिए आपका इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग। तो आंसर लिख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक होता है बच्चों फुल फॉर्म में लिखना, मतलब कि थोड़ा सा विस्तार करके, जैसे मैं बोलूं आपको हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने पर जल का निर्माण होता है, ये हो गया आपका अभिक्रिया। अगर मैं इसको लिख दूं H2 + O2 तीर चिन्ह और दे दूं यहाँ पर मैं H2O, तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। यानी कि मैंने हाइड्रोजन का यहाँ पर H2 प्रयोग किया संकेत, ऑक्सीजन के लिए O2 संकेत प्रयोग किया और जल के लिए मैंने आपका सूत्र प्रयोग किया H2O। तो इस प्रकार से मैंने संकेत और सूत्रों की सहायता से दर्शा दिया रासायनिक अभिक्रिया को, तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक समीकरण और ये आपका इसका उदाहरण भी हो गया। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित पूछ रहा है बच्चों, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया यानी कि जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या कैसी हो, समान हो। यानी कि प्रत्येक तत्व का परमाणु का संख्या समान हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। तो इस प्रकार देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 दूना 4 है ना। यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का 2 दूना 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर ये आपका संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन के आगे 2 डाल देंगे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर हो गया 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है पर 2 है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आगे 2 है, तो 2 गुना 1 बराबर 2, तो ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, मतलब ये हो जाएगा आपका संतुलित। तो इस प्रकार से हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिख लेंगे, तो दूसरे नंबर का डेफिनेशन लिख लेंगे ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या कैसी हो, समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, कभी भी आप लोग एग्जाम्पल देना नहीं भूलिएगा। यदि आप लोग एग्जाम्पल देना भूल जाते हैं बच्चों तो मुख्य रूप से क्या हो जाता है, आप लोगों का जो है मार्क्स फुल नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए उदाहरण का, यानी कि इस क्वेश्चन का कैसे हम लोग उदाहरण देंगे। H2 + Cl2 मिलकर बना रहा है 2HCl। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने परमाणु है, 2 परमाणु। इसी प्रकार से क्लोरीन का कितना परमाणु, 2 परमाणु। लेकिन इस प्रकार देखिए तो इस बार देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु और क्लोरीन का भी 2 परमाणु, तो मतलब कि हाइड्रोजन भी बराबर और क्लोरीन भी बराबर। तो इस प्रकार से प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होगी, तो ये क्या कहलाएगा, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आप आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बहुत ही विस्तार के साथ, थोड़ा सा हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 2 है ना, इस प्रकार से। तीसरा आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है बच्चों कि संतुलित रासायनिक समीकरण को क्यों, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। यानी कोई भी जो आपका रासायनिक समीकरण होता है बच्चों उसको संतुलित क्यों किया जाता है या संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये आपका प्रश्न आपका आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर और ऊपर वाला जो प्रश्न था बच्चों पहला नंबर का प्रश्न, ये भी आपका आया हुआ था, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। और जो अभी तीसरा प्रश्न है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है या संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है। तो मुख्य रूप से बच्चों क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि द्रव्यमान का न तो कोई भी, मतलब कि किसी भी पदार्थ का न तो निर्माण कर सकते हैं, न तो किसी द्रव्यमान किसी परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन हो जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपका प्रश्न आया हुआ है 2 बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे का बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर का प्रश्न का। तो तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है आपका रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखे।
यानी कि रासायनिक समीकरण कोई भी है और उससे प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं के बारे में आपको पूछ रहा है। तो रासायनिक समीकरण से हमको क्या पता चलता है, तो पता चलता है कि कौन कौन सा परमाणु भाग ले रहा है, कौन कौन सा अणु भाग ले रहा है, ये पता चलता है। उसके बाद ये पता चलता है कि कितने, यानी कि प्रत्येक तत्व का कितना परमाणु भाग ले रहा है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु भाग ले रहा था, क्लोरीन का 2 परमाणु भाग ले रहा था, इस प्रकार से हमको संख्या भी पता चलता है और पता चलता है कि कितना मोल भाग ले रहा है बच्चों, कितना मोल, ठीक है, मोल का भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके हम लोग लिख दिए। रासायनिक समीकरण से होने वाली सूचनाएं निम्नलिखित है। पहला सूचना है कि इससे अभिकारकों तथा उत्पादों के क्या संकेत एवं सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से पहला हो गया ये आपका जानकारी सूचना। दूसरा है आपका कि ये जो है अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की अनुपात की जानकारी देती है। किसके? अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं उनके मोलों की अनुपातों की जानकारी देता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद जो तीसरा इसका है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात को बताता है, यानी कि द्रव्यमान का अनुपात को भी बताता है, अभिकारकों और उत्पादों के मोलों के अनुपात को बताता है और उसके बाद फिर ये अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेत को की भी जानकारी देता है, ठीक है। समझ में आ गया ये सारा चीज, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। अगला प्रश्न है बच्चों 5वें नंबर का कि रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण के फायदे को लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग का यानी कि रासायनिक समीकरण के क्या क्या फायदे होते हैं इसको लिखना है। तो सबसे पहला फायदा क्या होता है बच्चों, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ की जानकारी हो जाती है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को जो कॉपी में लिखते हैं बहुत ही कम स्थान पर लिख लेते हैं, समय की भी बचत हो जाती है, कागज की बचत हो जाती है ना। उसके बाद लिखना भी बहुत आसान हो जाता है क्या। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर देखिए एक एक करके लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित फायदे हैं। सबसे पहला कि किसी भी अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, यानी कि आसानी से हम लोग किसी भी समीकरण को लिख देते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा में आपको ध्यान रखना कि इससे क्या हो जाती है, समय की बचत होती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करता है, इसको लिखिए हिंदी में पूरा, तो क्या बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं उसी को लिख देता हूं H2 + Cl2 मिलकर बना रहा है HCl, तो देखिए फास्ट मतलब कि वेरी फास्ट में, मतलब कि बहुत जल्दी में लिख लिए और इससे इतना ही छोटा स्पेस में, इतना ही छोटा कागज में लिखा गया। अगर आप लोग लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है, तो बहुत ही 2 लाइन में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर समीकरण के रूप में लिखे तो बहुत ही फास्ट में और बहुत ही कम जगह पर लिख दिए। तो इससे समय की बचत हो गई और कागज की भी बचत हो गई, मतलब कि कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला है कि रासायनिक समीकरण की मदद से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। यानी कि मान लीजिए ये है बच्चों, हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान लीजिए 100 ग्राम, यानी कि मान लीजिए या 100 ग्राम हमको निर्माण करना है, कितना 100 ग्राम। तो अब इसके लिए मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए, कितना क्लोरीन चाहिए, ये तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना आसानी से। तो इससे ये भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है आसानी से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है बच्चों कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अपक्षेप की बनने की जानकारी किस प्रकार से दी जाती है। तो जब भी अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होगा तो तीर का चिन्ह ऊपर की ओर दिया जाएगा, अपक्षेप का निर्माण होगा तो तीर का चिन्ह नीचे की ओर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस उत्सर्जित हुआ हो तो समीकरण में गैस उत्पाद के ठीक बगल में तीर चिन्ह इस प्रकार से देंगे बच्चों, तीर चिन्ह दिया जाता है। और यदि अपक्षेप बना हो तो तीर चिन्ह यानी कि नीचे की ओर दे देंगे, ये आपका तीर चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, गैस ऊपर की ओर और क्योंकि गैस उड़ जाती है और अपक्षेप में से ठोस पदार्थ और नीचे की ओर जमा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर तीर चिन्ह इस प्रकार से देंगे, ठीक है। दोनों के लिए मैं यहाँ पर आपका उदाहरण भी दे दिया हूँ। देखिए Zn और HCl मिलकर बना रहा है ZnCl2 और बन गया हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, ऊपर उड़ गया, तो इस प्रकार से हम लोग दे देंगे, ठीक है। दूसरा आपका अर्जेंटम नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अर्जेंटम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, अर्जेंटम नाइट्रेट, और सोडियम क्लोराइड इसको साधारण नमक भी बोला जाता है NaCl। ये अभिक्रिया करके बना रहा है क्या, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट और अर्जेंटम क्लोराइड। तो अर्जेंटम क्लोराइड एक ठोस है, अपक्षेप है, तो ये आपका नीचे पेंदी में जमा हो जाएगा। तो पेंदी में जो जमा हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर चिन्ह दे देंगे, नीचे की तरफ तीर का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न आपका 7वां नंबर का कि निम्नांकित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपित करता है, यानी निरूपण करता है। यानी कि 2 आपको दिया गया समीकरण है, इन दोनों समीकरण में आपको बताना है कि कौन सा जो है अभिक्रिया को ये दोनों दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका NH4NO2, यानी कि आज आपका अमोनियम नाइट्रेट है बच्चों। अमोनियम ये आपका टूटेगा तो यहाँ पर देखिए ये टूट रहा है और टूट के बना रहा है नाइट्रोजन और आपका जल का निर्माण कर रहा है। तो नाइट्रोजन और जल का जो निर्माण कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा पदार्थ 2 छोटे छोटे पदार्थ में टूट रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया होगा कि नहीं। और दूसरा देखिए आपका दूसरा अर्जेंटम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर आपका जुड़ रहा है और जुड़ के बना रहा है अर्जेंटम क्लोराइड प्लस NaNO3 है ना, NaNO3 बना रहा है सोडियम यानी कि आपका सोडियम नाइट्रेट। तो अब देखिए यहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड क्या किया, आपने मूलकों का आदान प्रदान किया है ना। देखिए यहाँ पर अर्जेंटम और क्लोरीन, अर्जेंटम प्लस हो गया और क्लोरीन माइनस हो गया, नाइट्रेट माइनस और सोडियम प्लस हो गया। इस प्रकार से अपने मूलकों का आदान प्रदान किया। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो पहला वाला अपघटन और दूसरा वाला आपका द्वि विस्थापन, क्योंकि मूलकों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होती है, आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, एक पहला का हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, दूसरा हो जाएगा आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया।
आगे बात करते हैं, अगला आपका प्रश्न है 8वें नंबर का, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में कैसे लिखेंगे बच्चों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक बड़े से पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था H2 प्लस Cl2, ये आपका एक पदार्थ और एक पदार्थ, 2 पदार्थ हो गया, दोनों पदार्थ जुड़ा और जुड़ करके बना दिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। HCl का निर्माण कर दिया। HCl का जो निर्माण करा तो ये एक पदार्थ का निर्माण हुआ, तो 2 पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का अगर निर्माण कर रहा है तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ, एकल मीन्स एक पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है, जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, तो नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण के लिए, जैसे आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम एक पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन एक दूसरा पदार्थ हो गया, दोनों मिला मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण किया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ध्यान रखिएगा, ये आपका बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है बच्चों इसको कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम हो गया, और अगर साधारण पूछा जाए तो इसको बोलते हैं अनबुझा हुआ चूना। अगर आपको पूछ ले अनबुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड, या आपको सीधा सीधा बोले कलई चूना किसे कहा जाता है, कलई चूना, तो CaO। अगर आपको सीधा सिर्फ चूना भी बोला जाए, चूना, तो आपको यही बताना है CaO, ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे बात करते हैं हम लोग 8वें नंबर यानी कि हो गया आपका 9वें नंबर का प्रश्न का बात करते हैं। आप कैसे जो है प्रदर्शित करेंगे, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि जो है कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, ये कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको हम लोग को दर्शाने बोला है। तो इसके लिए आप लोग एक क्रियाकलाप ले लेंगे, क्योंकि एजिस अर्जेंटम क्लोराइड ले लेंगे और कॉपर ले लेंगे, तो कॉपर अर्जेंटम को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और विस्थापन अभिक्रिया से पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है ना। तो आइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना है कि जब कॉपर को अर्जेंटम क्लोराइड के विलयन में डालते हैं तो कॉपर क्या होता है, सिल्वर को विस्थापित कर देता है। सिल्वर को विस्थापित करके क्या बना देता है, कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 का निर्माण करता है। इससे पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि इससे ये पता चलता है बच्चों कि कॉपर जो किससे, सिल्वर से अधिक क्रियाशील हुआ है। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखिए आपका कॉपर है, ये अर्जेंटम क्लोराइड AgCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये कॉपर इससे यहाँ पर Ag को हटा दिया, गायब कर दिया, तो Ag को यहाँ पर गायब कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CuCl2 यानी कि CuCl2, और इसको हटा दिया था तो ये आपका विस्थापित हो गया। इससे पता चलता है कि कॉपर क्या है, अर्जेंटम से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। चले आगे बात करते हैं 10वें नंबर का प्रश्न, है ना। 10वें नंबर का प्रश्न है बच्चों, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो और दूसरा पदार्थ अपकृत हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया, है ना। अगर आपको सीधा पूछेगा सिर्फ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो उसके बारे में बताएंगे आप लोग, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो। और अपकरण के बारे में खाली पूछेगा तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग और संयोजन और हाइड्रोजन का संयोग हो। लेकिन ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया बोलेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपकरण हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग यानी कि ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। जैसे दिया हुआ है आपका, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत और दूसरा पदार्थ अपकृत होता है, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। जैसे देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और अभिक्रिया बना रहा है हाइड्रोजन यानी कि जल और कॉपर। अब देखिए यहाँ से कॉपर CuO से क्या हो गया, O ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ऑक्सीजन का गायब होना क्या कहलाता है आपका, यानी कि अवकरण कहलाएगा। अवकरण कहलाता है, तो यहाँ पर CuO क्या हो गया, अवकरण, तो ये हो गया अपकृत, और ऑक्सीकरण यानी कि आपका H2 से आकर के जल यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया, तो किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे बात करते हैं हम लोग 11वें नंबर के प्रश्न का। 11वें नंबर का प्रश्न कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि आपका नीचे कुछ अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें से बताना आपको कौन संयोजन है और कौन जो है आपका मुख्य रूप से विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए पहला वाला आपका है 1 नंबर में है, पोटेशियम ब्रोमाइड जुड़ रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया होगी, निर्माण कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड और अलग से क्या है मतलब कि ब्रोमाइड Br2। तो देखिए अब यहाँ पर पोटेशियम जो क्लोराइड है, पोटेशियम जो ब्रोमाइड है बच्चों, यहाँ से ये करा गया किसके साथ जुड़ गया, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि आपका Br को हटा दिया और हट करके किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ जुड़ गया, और जुड़ के बना दिया पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमीन। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा आपका आयरन किसके साथ जुड़ा है, सल्फर के साथ जुड़ा, और जुड़ के बन गया आयरन सल्फाइड। तो अब हमको यहाँ से बताना है पहला वाला में क्या हो जाएगा, पहला वाला में मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों, देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड जो है बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ से आपका ब्रोमाइड निकल गया, ब्रोमाइड होता है आपका ऋण आवेश का निकलना, ऋण आवेश का निकलना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। और ये आपका ऋण आवेश यहाँ पर आपका क्लोरीन आके जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है देखिए ऑक्सीकरण अपकरण हो जाएगा, यानी कि आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर में देखिए आप लोग आसानी से 2 पदार्थ जुड़ रहा है और 2 पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया, है ना। तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, समझ में आ गया ये सारा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें नंबर प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है बच्चों, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि आपका उदाहरण देते हुए आप लोगों को किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का क्या करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग को उदाहरण दे देना है, उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना है। आप लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझते नहीं और जैसे तैसे दे देते हैं आंसर। पहले अगर अवक्षेपण पूछता उसके बाद उदाहरण मांगता तो हम लोग वैसे करते हैं, लेकिन पहले उदाहरण देने बोल रहा है और उसके बाद अवक्षेपण। तो यहाँ पर दे दिए AgNO3 अर्जेंटम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, और ये बन रहा है आपका अर्जेंटम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ये आप कैसी अभिक्रिया है, एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से सिल्वर क्या कर रहा है, देखिए आपका Ag जो है सिल्वर क्लोरीन से जुड़ करके सिल्वर क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है, जो एक ठोस पदार्थ के रूप में अभिक्रिया से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको लिख दिया। तो उदाहरण आप लोग उदाहरण के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दूसरा अभिक्रिया भी मतलब लिख सकते थे आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखने के लिए बोला है हमको निम्न समीकरणों के लिए। सबसे पहला आपका पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। यानी कि जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे देखिए, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है बच्चों KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। जब इसको गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं बच्चों, तो ऊपर में हम लोग त्रिभुज के जैसा डेल्टा का साइन देते हैं। ठीक है, गर्म किए तो ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड और बन गया ऑक्सीजन। ये आपका उड़ गया, मतलब कि ऑक्सीजन उड़ जाएगा, गैस है ना, इस प्रकार से, और बन गया पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर गिनती कीजिए, यहाँ पर गिनती कीजिएगा, तब उसके बाद हम लोग इसको संतुलित करने के लिए सीख जाएंगे। संतुलित करने के लिए एक आसान सा बहुत गजब का ट्रिक है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। ठीक है, देखिए, ये आपका मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड था, यानी कि क्लोरेट था KClO3। इसको हमने गर्म किया, गर्म करके क्या हो गया, ये आपका टूट गया दो भागों में। ये आपका बन गया KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और दूसरा बन गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक जो है अणु का और प्रत्येक परमाणु का क्या लिखेंगे हम लोग, यानी कि उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या को लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक ग्रुप बना देंगे, इस ग्रुप में कौन हो जाएगा, तो ये ग्रुप में ये अणु हो जाएगा। तो इस अणु में कितना परमाणु है, एक है आपका पोटेशियम, एक है आपका क्लोरीन और एक आपका ऑक्सीजन। तो एक एक करके तीनों को लिख देंगे, पोटेशियम, एक हो जाएगा क्लोरीन और एक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। पोटेशियम की संख्या लिख देंगे, क्लोरीन की संख्या लिख देंगे और ऑक्सीजन की संख्या लिख लेंगे। तो पोटेशियम का संख्या कितना है बच्चों, एक है, एक। क्लोरीन की संख्या एक, ऑक्सीजन की सामने संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन के सामने 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, हो गया। अच्छा, अब इधर लिखेंगे, इधर आपका कौन है, पोटेशियम क्लोराइड। तो इस ग्रुप में 2 आदमी हैं, तो एक है पोटेशियम, एक है क्लोरीन। अच्छा, पोटेशियम की संख्या कितनी है, एक। क्लोरीन की संख्या कितनी है, एक, हो गया, यानी कि आपका क्लोरीन हो गया, इसकी संख्या भी 1 हो गया। अब हम लोग दूसरा ग्रुप बनाएंगे एक और, ऑक्सीजन, जिसमें दे देंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग का मेन चीज है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पोटेशियम कितना है, एक। यहाँ पर पोटेशियम कितना है, एक, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन कितना है, यहाँ पर है 1, और क्लोरीन यहाँ पर कितना है आपका 1, तो ये भी बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है आपका 3 है ना, और ऑक्सीजन इधर कितना है बच्चों 2 है कि नहीं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो अब हम लोग बराबर करेंगे, तो इसको सम संख्या में लाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये काम क्या कर देते हैं हम लोग, इसको जो है यहाँ पर 3 है, तो इसको सम संख्या बनाने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर आगे 2 से गुना कर देते हैं, तो बन जाएगा क्या 3 दूना 6 है ना। तो इस 2 को यहाँ पर जो डाले, ये 2 इसके लिए भी हो जाएगा, पोटेशियम के लिए भी, ये 2 आपका क्लोरीन के लिए भी हो जाएगा, ये 2 आपका ऑक्सीजन के लिए भी हो जाएगा। तो 2 का पोटेशियम के 1 से गुना होगा, तो 2 गुना 1 2, इसका 2 गुना 1 2, और ये 2 गुना 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम का कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन पोटेशियम का यहाँ पर कितना है 1 ही है ना, तो अब यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा आप। तो 2 देने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 गुना 1 बराबर क्लोरीन का भी 2 हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए सही से, देखिए क्लोरीन पोटेशियम का कितना हो गया, पोटेशियम का 2, यहाँ भी पोटेशियम का 2, यहाँ पर क्लोरीन का कितना 2, यहाँ भी क्लोरीन का 2 हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना हो गया है 6 हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन का इधर कितना है आपका 2 ही है, तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे 3 देना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो गया क्या, बैलेंस, संतुलित हो गया। अब संतुलित को कैसे लिखेंगे, तो जिसके हम सामने जैसे दिए थे गुना में, उसे आप लोग लिख लिए। ये 2 किसके लिए दिए थे, इस ग्रुप के लिए दिए थे, यानी इस ग्रुप के लिए, तो लिख दिए 2 KClO3 लिख दिए। अच्छा, ये आपका तीर का चिन्ह है, दे दिए, और यहाँ पर आप साइन दे दिए। उसके बाद ये ग्रुप किसके लिए था, पोटेशियम क्लोराइड के लिए दिया था, तो पोटेशियम क्लोराइड लिख लीजिए आप लोग, KCl लिख लिए, और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 आपका आगे दे दीजिए, प्लस दे दिए। ऑक्सीजन के सामने कितना दिया था 3 दिया था, तो ये ऑक्सीजन के सामने 3 O2 हो गया। तो ये हो गया आपका इसका बैलेंस। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस हो गया इसका, इस प्रकार से मिला है कि नहीं, देखिए तो ध्यान से मिलाइए आप लोग सही से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज़, 1 सेकंड बच्चों,
यहाँ देखिए आप लोग 2ClO3 दिया हुआ है और 2KCl यानी कि आपका पोटेशियम क्लोराइड और 3O2 है, सेम टू सेम आ गया हम लोगों का। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। यानी कि आपका कैसी अभिक्रिया है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये आपका अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया हो रहा है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दूसरा का कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो दूसरा का सोल्यूशन कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर हम लोग जो है, जैसे मैंने पहला वाला जो आपका अभिक्रिया को ये किया था, संतुलित किया था, वैसे भी इसको संतुलित करने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सोडियम का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सोडियम का 2 है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 दे देते हैं, ठीक है, आसानी से। यहाँ पर 2 डालने से हाइड्रोजन कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया यहाँ पर, और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 ही है, तो इसलिए यहाँ पर 2 देते हैं, तो 2 दूना 4 बराबर हो गया। अब यहाँ पर कोई चीज़ का करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है आपका तीसरा नंबर का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों भखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भखड़ा चूना किसे कहा जाता है या बुझा हुआ चूना किसे कहता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको कैसे करेंगे संतुलित और किसे इसका रिएक्शन कैसे लेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों इसको लिखा जाता है CaOH का होल 2 लिख दिए। इसी को बोलते हैं अनबुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, या आपका भखड़ा चूना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसी का उपयोग करते हैं दीवारों में सफेद करने के लिए, पेंट करने के लिए, कोई भी आदमी जो घर बनाता है उसमें रंग करने के लिए। इसके साथ अभिक्रिया हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, यह आपका अभिक्रिया क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि आपका संगमरमर। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी बोला जाता है, चूना पत्थर भी बोला जाता है, खड़िया भी बोला जाता है, चाक भी बोला जाता है, मार्बल बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बन रहा है जल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको कैसे जो है आपका क्या किया जाए, संतुलित किया जाए। तो संतुलित करने के लिए देख लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1, कैल्शियम इधर कितना है, 1 बराबर हो गया। ऑक्सीजन का देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, कितना हो गया 4। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और 1 यहाँ पर है, कितना हो गया 4। हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना है 2, हाइड्रोजन का इधर कितना है 2, तो सारा बराबर आ रहा है। कार्बन यहाँ पर 1, यहाँ भी कार्बन 1, यानी कि ये आपका ऑलरेडी क्या है, संतुलित है। तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया सारा चीज। अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका बहुत बार आपका क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपको पूछ रहा है, इसको लिखना है आपको। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी क्या बोले, उसको बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है ना। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके लिख लेते हैं हम लोग और उदाहरण भी दे देंगे। पहला लिखें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्पाद के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन को जला रहे हैं, किसी भी पदार्थ को जलाने पर क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा कि नहीं, 100% हीट निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में ऊष्मा दे देंगे। जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण लिखेंगे तो 100% जो उत्पाद बनेगा, जो पदार्थ का निर्माण होगा, उधर उस साइड में दायाना साइड में मुख्य रूप से हम लोग ऊष्मा को दर्शा देंगे प्लस में, ठीक है। दूसरा है आपका ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको बोलेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण होता हो, यानी कि ऊष्मा की जरूरत पड़ती है ऊष्मा अभिक्रिया को पूरा होने के लिए। जैसे आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने पर वहां पर ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तो तब बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो NO2 बनता है बच्चों। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझ में आ गया सारा चीज। जल्द ही हमारा सेशन समाप्त होने वाला है बच्चों। हम लोग जो है 14 नंबर तक प्रश्न सोल्यूशन कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर की प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों 15वें नंबर का कि निम्न पदों की चर्चा कीजिए। इन निम्न पदों की चर्चा करने के लिए बोल रहा है। पहला है आपका ऑक्सीकरण, दूसरा आपका है अवकरण और तीसरा आपका खाद्य पदार्थ का दूषित होना। तो ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग यानी कि निष्कासन होता है, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अवकरण कैसे लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग, उल्टा है, इसका उल्टा होता है अवकरण, इसको अवकरण बोले। खाद्य पदार्थ का दूषित होना कैसे लिखेंगे, तो जब खाद्य पदार्थ को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और वो दुर्गंध युक्त होने लगता है, यानी कि विषैला हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। उसी को क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ का दूषित होना, ठीक है। आइए एक एक करके आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट में बोल देता हूं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग और हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या बन रहा है, जल बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा है आपका सल्फ्यूर यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो आपका सनलाइट सूर्य की प्रकाश में टूटता है हाइड्रोजन और क्लोरीन में। तो देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन में टूट गया, मतलब कि हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन, हाइड्रोजन क्या हो गया, टूट गया। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। समझ में आ गया ये सारा चीज। दूसरा है आपका अपकरण अभिक्रिया। अपकरण किसको बोलेंगे, कैसे लिखेंगे अपकरण को, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग और या ऑक्सीजन का निष्कासन, उसमें क्या
ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का निष्कासन। अपकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन का निष्कासन, तब ये कहलाएगा आपका अवकरण अभिक्रिया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, H2 + Cl2 मिलकर बना रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्लोरीन एक पदार्थ हो गया, इसके साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आपका हो गया अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगला है आपका खाद्य पदार्थ का दूषित होना। खाद्य पदार्थ का दूषित होना, जब खाद्य पदार्थ को खुले वायु में रखा जाता है तो ये ऑक्सीजन से संयोग कर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ दूषित होने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ का दूषित होना कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये सारा चीज, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चले आगे बढ़ते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न, ऊपर का जो प्रश्न था बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट था और वो प्रश्न आपका बार बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 15वें नंबर का प्रश्न जो अभी ऑक्सीकरण अपकरण का हम लोग हल किए। ठीक है, आगे है प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का एक टुकड़ा डाल देने से विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट का एक विलयन है और उसमें आपने क्या डाल दिया, लोहा डाल दिया, तो उस टुकड़ा के डाल देने से उस विलयन का रंग जो है परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन क्यों हो जाता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट में मुख्य रूप से कौन सी धातु है, कॉपर है, और हम लोग क्या डाल रहे हैं उसमें, लोहा डाल रहे हैं। तो लोहा क्या होता है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो उस लोहा जो है कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कमजोर कॉपर जो है कमजोर है तो कॉपर को विस्थापित कर दिया और बना देता है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बन जाएगा तो बच्चों कॉपर सल्फेट का जो रंग होगा, आयरन सल्फेट का जो रंग होगा उससे अलग होगा ना, तो 100% यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देते हैं, कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बना लेता है, जिस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। यहाँ पर आपका रिएक्शन भी दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो ये आपका आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, बना देगा आयरन सल्फेट FeSO4 और अलग से हो जाएगा कॉपर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी के कारण क्या हो जाता है, आपका रंग बदल जाता है विलयन का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आसानी से सारे बच्चों को। आगे बात करते हैं हम लोग 16वें नंबर का प्रश्न, 17वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को यानी कि संतुलित समीकरण के रूप में लिखिए। इसको यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण, इस समीकरण को बोलते हैं बच्चों शब्द समीकरण। क्या कैसा समीकरण बोलते हैं इसको, शब्द समीकरण। ठीक है, और इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम लोग शब्द समीकरण, यानी कि शब्द के आधार पर लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। दूसरा है आपका सोडियम और जल मिलकर के बना रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग इसका लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपका बेरियम क्लोराइड तो लिख देंगे BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और आपका एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होगा, Al2SO4 का होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। अब दोनों अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके क्या बना देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या करेगा, अपने मूलकों का आदान प्रदान करेगा, मूलकों का आदान प्रदान करने से बन जाएगा बेरियम सल्फेट और बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बन जाएगा BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से संतुलित करना है, संतुलित करने के लिए एक एक करके देख लीजिए हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों क्लोरीन का, देख लेते हैं। ठीक है, किसी को भी देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर क्लोरीन है 2, क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है 3। अब देखिए दोनों में सम संख्या है क्या, सम संख्या होना चाहिए, नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोग, मुख्य रूप से इस 2 को क्या करना है, इसके बराबर करना है। तो 3 के सामने 2 डाल देते हैं, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 के सामने से 3 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। अब मुख्य रूप से हम लोग को ध्यान देना है कि एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का कितना है बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का 2 है, और एल्युमिनियम का यहाँ पर 2 डाल दिए तो क्या हो गया, बराबर हो गया एल्युमिनियम का 2। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम लोग सल्फेट की तरफ, SO4 में। आप सबसे पहले हम लोग बेरियम को देख लेते हैं। बेरियम का यहाँ पर कितना है, 1 है, बेरियम का कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पर पहले हम लोगों ने 3 डाला था, तो यहाँ पर हो गया 3 बेरियम का हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग बेरियम का 1 था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 डाल दिया, तो इस प्रकार से बेरियम का भी 3 हो गया, है ना। SO4 का देखिए, SO4 का होल 3 है, SO4 ले लिए पूरा SO4, और यहाँ पर क्या है 3 है, तो SO4 का होल 3 मतलब SO4 हो गया आपका संतुलित। दूसरा है आपका Na और H2O मिलकर बना रहा है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना है, 2 है, हाइड्रोजन का इस बार 2 है, और यहाँ पर 1 है, कितना हो गया 3, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक इस साइड था। तो हम लोग क्या किए बच्चों, यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ देखिए 2 और यहाँ पर 2 डाल दिया, तो 2 दूना क्या हो गया 4, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के सामने यहाँ पर क्या डाल दिया 2, तो 2 दूना हो गया 4, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर 4 हो गया। सोडियम का यहाँ पर Na 1 था, यहाँ पर सोडियम का 2 हो गया था, इसलिए इस 2 को यहाँ पर बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 डाल दिया हम लोग, तो सोडियम का 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर देखिए O का यहाँ पर O 1 है, लेकिन यहाँ पर आगे 2 है, तो 2 और 2 बराबर हो गया, तो दोनों तरफ यहाँ पर आपका संतुलित हो गया, है ना। समझ में आ गया सारा चीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 18 नंबर का,
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे। गर्म करने पर ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक कार्यकलाप का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्णन करने बोल रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है कि एक उदाहरण देने बोल रहा है, तो एक उदाहरण हम लोग ले लिए पोटेशियम क्लोराइड। इसको गर्म कर दिए, गर्म करने के लिए यहाँ पर हीट देंगे तो बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और बन जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना, आसानी से। अब हम लोग क्या कर लिए, इसके लिए क्रियाकलाप कर दिया। क्रियाकलाप में क्या कर लिया बच्चों हम लोगों ने, एक यहाँ पर स्टेन लिया, ये देखिए आपका एक मोमबत्ती ले लिया आग देने के लिए, हीट देने के लिए, और एक आपका स्टैंड ले लिया। इस स्टैंड पर हमने क्या किया, रबर बैंड ले लिया। इस रबर बैंड एक हम लोगों ने परख नली ले लिया, और इसमें क्या कर लिया, कांच की नली में हम लोगों ने पोटेशियम क्लोराइड को डाल दिया। पोटेशियम क्लोराइड को जो डाला, उसके बाद हम लोगों ने नीचे से हीट दिया। इस हीट के कारण क्या होगा, ये गर्म होगा, और गर्म होकर के टूट जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन क्या होगा, गैस है, वो आपका बाहर हो जाएगा, तो इस साइड से आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये सारा चीज। अगर हमको पता करना कि ऑक्सीजन बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक माचिस की तीली को लेकर के आएंगे और यहाँ पर जलाने का प्रयास करेंगे, तो ऑक्सीजन यानी कि माचिस की तीली को या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर पदार्थ लाएंगे बच्चों इसके सामने, तो ये आपका खूब जलने लगेगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये सारा चीज़। अगला प्रश्न लेते हैं 19वें नंबर का, और इसके बाद एक प्रश्न सिर्फ बचा हुआ है बच्चों, जल्दी ही हमारा सेशन समाप्त होने वाला है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के लिए जरूरी है या नहीं। ठीक है, भारतीय भवन का अगर आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जरूरत है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जरूरत है हम लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न 19वें नंबर का, एक प्रश्नावली में लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। यानी कि एक कोई प्रश्नावली है, उसमें आपको क्या है, लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, उस विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाएंगे तो क्या परीक्षण करेंगे, ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, और संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो हम लोग को सबसे पहले पता करना कि अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। तो देखिए सबसे पहले जो है मुख्य रूप से लेड नाइट्रेट है, यानी कि PbNO3 का होल 2 है, और उस पर क्या डालें, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी कि आपका मूलकों का आदान प्रदान होगा। लेड नाइट्रेट PbNO3 2 मूलक हो गया, पोटेशियम क्लोराइड 2 मूलक, यहाँ पर हो गया 4 मूलक। तो अपने मूलकों का आदान प्रदान करेगा, और यहाँ पर बन जाएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, उभय विस्थापन। लेकिन उभय विस्थापन से पहले आपको ध्यान देना है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड में जब लेड जो है मुख्य रूप से लेड आयोडाइड बनेगा, तो लेड आयोडाइड एक ठोस होता है, अवक्षेप होता है, यानी कि ठोस पदार्थ। तो वो ठोस पदार्थ क्या हो जाएगा, जम जाएगा नीचे तली पर, जो तली पर जो जम जाएगा वो कहलाएगा आपका अवक्षेप। उस अवक्षेप के कारण इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अवक्षेपन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया। और उसके लिए हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखेंगे। देखिए नीचे कैसे लिखेंगे, तो पहला हो जाएगा इसका कैसे अभिक्रिया लिखेंगे, तो इस प्रकार से दे देंगे PbNO3 का होल 2 यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड अभिक्रिया करके बना रहा है पोटेशियम यानी कि लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ अवक्षेप के रूप में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। देखिए अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, इसलिए बोलेंगे हम लोग ये अभिक्रिया कैसी है, ये एक आपका अवक्षेपन अभिक्रिया है। समझ में आ गया सारा चीज, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। चलिए आगे बात करते हैं 20 नंबर के प्रश्न का। ये आपका लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, और लघु उत्तरीय प्रश्न का, इससे और प्रश्न आपका नहीं है भारतीय भवन का। ठीक है बच्चों, तो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान कीजिए। ऑक्सीकारक का पहचान करने बोला, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर बना रहा है आपका लेड ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड और क्लोरीन गैस और जल का निर्माण हो रहा है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें मुख्य रूप से कौन होगा बच्चों आपका ऑक्सीकारक। तो देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, जो आपका अपकृत होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर PB3O4 जो है बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान सही से दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकारक कहलाएगा इसमें। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें से मुख्य रूप से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल गया, सारा का सारा जितना ऑक्सीजन था सारा बाहर हो गया, और ये लेड जो था ये बन गया लेड क्लोराइड। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है, और अवकरण जो होगा अपकृत होगा वही कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो अपकृत इसका अवकरण हो रहा है, इसलिए ये कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक। तो पहला का कौन हो जाएगा आपका PB3O4 हो जाएगा। दूसरा आपका किस, ये आपका Fe+H2O यानी कि H2O आयरन जो है जल के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और बना रहा है आपका 4H2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग जो है H2O में ध्यान दीजिए, H2O में ऑक्सीजन ऑलरेडी है, और ये ऑक्सीजन जो है H2 को छोड़कर के भाग गया ना। देखिए यहाँ पर खाली हाइड्रोजन बच गया, तो ऑक्सीजन बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। और जिसका अवकरण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो यहाँ पर जल का जो है अवकरण हुआ, इसलिए जल क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर का यहाँ पर आपका H2O हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका 2Mg यानी कि मैग्नीशियम बन रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि जुड़ रहा है, और जुड़ के बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एक मुख्य प्रमुख जो है मुख्य ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर O2 हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर का क्या हो जाएगा PB3O4 यानी कि आपका लेड ऑक्साइड, और दूसरा हो जाएगा H2O यानी कि जल, और तीसरा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 बन जाएगा। समझ में आ गया सारा चीज, कहीं पर कोई परेशानी है आप लोगों को नहीं ना, कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई थिंक सारा चीज समझ में आ गया होगा। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चों। बाकी जो है
नए हैं अगर आप लोग चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार अच्छी तरह से, अपने दोस्त यार को भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो बनता ही बच्चों, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सारा मटेरियल ला रहे हैं हम लोग, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब मज़ेदार से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। और जो है केमिस्ट्री अगर आपको समझना है तो बच्चों इन अभिक्रियाओं को दोस्त बनाना पड़ेगा आपको। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों सबसे ये कहता हूँ बच्चों कि अगर आपको केमिस्ट्री की दुनिया से दोस्त करना, केमिस्ट्री की दुनिया को अपना दोस्त बनाना है, केमिस्ट्री का मतलब कि मास्टर बन जाना है, केमिस्ट्री का गजब का आपको सारा चीज़ नॉलेज आ जाएगा कैसे, तो आपको इसके लिए दोस्ती करना पड़ेगा किससे, सारे आपका प्रमुख जो है संकेत, प्रमुख सूत्र, प्रमुख अभिक्रियाओं से, ठीक है। अभिक्रिया बनाने के लिए आपको आना चाहिए, तब होगा आसानी से। और अगर आपको फिजिक्स से आपको दोस्ती करना है तो फिजिक्स का जितना न्यूमेरिकल्स हो जाए, फिजिक्स का कंसेप्ट होता है उसको समझना पड़ेगा। मैथ की दोस्ती के लिए मैथ के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री के लिए आपको जो है मुख्य रूप से उसका रिएक्शन और उसका जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सूत्र, ये सबको देखना पड़ेगा, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।